हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हमने पिछले सेशन में या पिछली क्लास में अपना जो पेपर है 2024 का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे 9th क्लास का। तो इसमें हमने अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले पार्ट 1 देखिए, उसमें पूरा पेपर समझिए। मैंने आपको सारी चीजें वहां पर बताई हुई हैं, ठीक है। और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके वहां पर सॉल्व करवाए। तो आज हम जो है वो इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो पार्ट 2 में हम 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर वाले क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्लास स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दे रहा हूं कि हम जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं इनको हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है। तो पहली चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कई बार क्या होता है एग्जाम्स में ये देखने में आया है कि जो पुराने 4-5 सालों के पेपर हैं उनसे 60 से 70% क्वेश्चन हमें एज इट इज सीधे पेपर में देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि हम इन पेपर्स को सॉल्व करने के दौरान अपने आंसर्स लिखने का अप्रोच हम सीख रहे हैं, जिसको हम आंसर राइटिंग कहते हैं। कि 3 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन आप देखते हो तो टोटल ये 80% आपके पेपर में पूछे जाते हैं। 80 नंबर ये पेपर में आपके 100 मार्क्स के पेपर में 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर के क्वेश्चन 80 नंबर बना रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा एक स्कोर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम आंसर को किस तरीके से लिख रहे हो, तो हमारा जो अप्रोच है आंसर लिखने की वो भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ठीक है। हम आंसर को जो फ्रेम कर रहे हैं वो फ्रेम हमारा अच्छा होना चाहिए। 3 नंबर के लिए अलग, 5 नंबर के लिए अलग, 7 नंबर के लिए अलग। हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा और बहुत कम वर्ड्स का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, क्वेश्चंस को हम समझ रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हम समझ रहे हैं। चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हो या डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हो, दोनों ही केसेस में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और हम उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एग्जाम में आप देखोगे कि 9th क्लास में आपको सीधा सीधा एग्जाम में यहाँ से फायदा देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप इस सीरीज से जरूर जुड़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो क्लास देख रहे हैं तो उस क्लास को पूरा देखें। इसलिए मैंने इस क्लास को बहुत बड़ा नहीं बनाया। मैंने एक वीडियो में या एक क्लास में पूरा एक पेपर सॉल्व नहीं किया, मैंने उसको 2 पार्ट्स में तोड़ लिया है, जिससे आप उसको आधे आधे घंटे के दौरान क्या हो आसानी से आप देख सके। तो पार्ट 1 लगभग आप देखोगे तो 20 मिनट का होगा, ठीक है। और जो पार्ट 2 होगा वो आपको 30 से 40 मिनट के अंदर सारी क्लासेस में जो है वो देखने के लिए आपको मिल रहा होगा। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 देखा है और आपको उसके नोट्स नहीं मिले हैं तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या वहां से इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे तो हमारा जो 2024 का पेपर है उस 24 के पेपर में हमारा जो पहला क्वेश्चन है या 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, तो आपसे पूछा गया कि डबल क्लिक और राइट क्लिक में क्या अंतर है। मैंने आपको क्वेश्चंस जो है पार्ट 1 में सारे डिस्कस कराए थे कि कितने क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो डबल क्लिक और राइट क्लिक में क्या अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आ जाती है ये डबल क्लिक की, है ना। माउस का फंक्शन होता है, आप सबको पता है कि माउस होता है। माउस में आप देखोगे तो आपके पास 3 जो है वो कीज होती हैं। इस की को हम लेफ्ट की बोलते हैं, यहाँ पर आपकी राइट की होती है और ये आपकी क्या होती है, स्क्रॉल बटन होती है, या इसको हम मिडिल स्क्रॉल बटन या मिडिल की भी हम कह सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट। अब जो लेफ्ट बटन होती है इसी को जब हम जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करते हैं तो इसी को डबल क्लिक कहा जाता है। जब हमें कोई आइकॉन पर क्लिक करना है तो सिंगल क्लिक से क्या होता है, वो आइकॉन सेलेक्ट हो जाता है, और 2 बार हम तेजी से उसको क्लिक करते हैं तो वो फाइल फोल्डर क्या होता है, हमारा ओपन हो जाता है, ठीक है। और राइट क्लिक से क्या होता है, आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें एडिटिंग वगैरह है, ठीक है ना। तो इस तरीके की आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको देखने के लिए मिल रही होती है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आप देखोगे तो खुलते हैं, है ना, मेन्यूज खुलते हैं। हम देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर डबल क्लिक। तो माउस के बाएं या लेफ्ट बटन को तेजी से क्या करना, 2 बार प्रेस करना, क्या कहलाता है आपका भाई, डबल क्लिक कहलाता है। किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को खोलने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए 3 नंबर के लिए, ठीक है। फिर आप जाओगे राइट क्लिक पर। तो राइट क्लिक में आप बताओगे माउस के राइट बटन को एक बार दबाना, क्या कहलाता है भाई, राइट क्लिक कहलाता है। किसी वस्तु के विकल्प या मेन्यूज खोलने के लिए इसको किया जाता है। आप किसी आइकॉन के ऊपर जाओगे और वहां पर जाकर राइट क्लिक कर दोगे तो उसके सारे जो ऑप्शंस होंगे वो आपको एक लिस्ट के माध्यम से दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार जो है वो डबल क्लिक से वस्तु को क्या हो जाता है, ओपन किया जाता है, जबकि राइट क्लिक से क्या होता है, विकल्पों की सूची को देखा जाता है। ये ऐसा आप लिख सकते हो एक लाइन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ जाते हैं। मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं। आप ध्यान देना, हम जब 2025 का पेपर डिस्कस कर रहे थे तो 2025 का जो हमारा पेपर था उस पेपर में हमने मेल मर्ज को पढ़ा हुआ था, ठीक है भाई। हमने क्या पढ़ा था, मेल मर्ज को पढ़ा था, ठीक है। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है कि मेल मर्ज में कौन से 2
मुख्य डॉक्यूमेंट होते हैं। तो हमने वहाँ पढ़ा था कि एक मेन डॉक्यूमेंट होता है और दूसरा क्या होता है, डेटा स्रोत या डेटा दस्तावेज ना। अब बात हम कर लेते हैं कि भाई मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो इसमें जो पत्र है, निमंत्रण आदि मूल प्रारूप या फॉर्मेट में लिखा होता है। यह सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए क्या होता है, समान रहता है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए A, B, C और D 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। चारों व्यक्ति को हमें एक ही कार्ड भेजना है, चारों व्यक्ति को हमें क्या करना है, एक ही कार्ड भेजना है। तो इसी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं भाई, मेल मर्ज का उपयोग करते हैं। हमारे पास जो मटेरियल है, मटेरियल सेम है, पर भेजने वाले व्यक्तियों का नाम अलग अलग है, पता अलग अलग है, तो हम इस कंडीशन में मेल मर्ज का यूज करते हैं। डेटा स्रोत या डेटा दस्तावेज, इसको डेटा स्रोत बोलते हैं। इस समय नाम, पता आदि की सूची होती है। यह जानकारी प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, अलग होती है। मेल मर्ज में मुख्य दस्तावेज और डेटा स्रोत को मिलाकर क्या किया जाता है, व्यक्तिगत पत्र तैयार किए जाते हैं। तो ये आप अपना आंसर इसमें लिख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि भाई प्रेजेंटेशन का उपयोग करने के क्या फायदे हैं, है ना। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। हम जो पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है। लिब्रे ऑफिस क्या बोला जाता है इसको, इम्प्रेस। अब प्रेजेंटेशन के फायदे क्या है, तो प्रेजेंटेशन जो है जानकारी को आकर्षक बनाता है। चित्र हो गए, चार्ट, एनिमेशन आदि से विषय को रोचक बनाया जा सकता है। समझना आसान होता है। स्लाइड के माध्यम से जानकारी स्पष्ट और क्रमबद्ध तरीके से समझाई जा सकती है। समय की बचत होती है। एक ही प्रस्तुति को कई बार उपयोग किया जा सकता है और जानकारी को जल्दी से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसीलिए प्रेजेंटेशन से जानकारी प्रभावी और व्यवस्थित जो है वो ढंग से क्या होती है, प्रस्तुत करी जाती है। अब जैसे मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो आपको पता होगा कि जब हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करी थी तो हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको मार्कर से चीजें समझाते थे, है ना। तो उतना इंटरेक्टिव नहीं था, आपको जो कंटेंट है वो नहीं मिल पाता था, पीडीएफ वगैरह नहीं मिल पाती थी, और आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ तो जाते थे पर उनको नोट नहीं कर पाते थे, या आपको रिटर्न में चीजें नहीं मिलती थी और आकर्षक नहीं लगती थी और प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, है ना। तो अब आप देख रहे हो, आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ रहे हो तो आपको चीजें डायग्राम में भी दिख रही हैं, टेक्स्ट भी आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं, सारी चीजें आपको क्लियर मिले, तो आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंटेशन के फायदे क्या हैं। तो आप इनको आसानी से लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर 3 नंबर में। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किन्हीं 3 स्वप्रबंधन कौशल को हमें बताना है, ठीक है। तो 3 स्वप्रबंधन कौशल कौन कौन से हो गए, समय प्रबंधन हो गया जिसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, है ना। कौशल आप देखते हो बहुत सारे हैं, मैंने 10 के लगभग आपको पढ़ाए हुए हैं ना। तो रोजगार कौशल जो है, एम्प्लॉयबिलिटी जो है, क्लास 9 और 10 के आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। उसकी लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से भी आप सीधे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आपको पता है कि जो रोजगार कौशल है वो 25% वेटेज आपके एग्जाम के अंदर रख रहा है, या 25 मार्क्स में आप देखोगे तो रोजगार कौशल आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो पहला हमारे पास आ जाता है समय प्रबंधन, जिसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। समय का सही उपयोग करना और कार्य समय पर पूरा करना क्या कहलाता है, समय प्रबंधन कहलाता है। फिर आ जाता है आत्म अनुशासन या सेल्फ डिसिप्लिन, नियमों का पालन करना और अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना आत्म अनुशासन, ठीक है, या स्वनियमन भी इसको हम कह सकते हैं, कहलाता है, ठीक है। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, स्वयं को लक्ष्य के लिए प्रेरित करना या प्राप्ति के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है, आत्म प्रेरणा या स्वप्रेरणा कहलाता है। ये कौशल व्यक्ति को सफल और जिम्मेदार बनाने के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रदूषण के 3 प्रकार। ये देखोगे तो यूनिट नंबर 5 से आपको ये सवाल सीधा सीधा देखने के लिए क्वेश्चन मिल रहा है। प्रदूषण के 3 प्रकार आप लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वायु प्रदूषण, तो हवा में हानिकारक गैस और धुएं या रासायनिक चीजों के मिल जाने के कारण क्या होता है, वायु का प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, एग्जाम्पल भी आप चाहें तो एक आध एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जल प्रदूषण, पानी में गंदगी, रसायन या कचरे आदि मिल जाने के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। मृदा या भूमि प्रदूषण, तो जमीन में कचरा और रासायनिक जमा होने के कारण, है ना, क्या होता है आपका, भूमि प्रदूषण होता है। ये प्रदूषण पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं या नुकसानदायक होते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 15 तक जो है वो आपको सारे कितने नंबर वाले मिलते हैं भाई, 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिलते हैं, जिनको हमें 150 वर्ड में लिखना होता है। तो दृश्य संचार हमने पिछली बार भी देखा था आपसे, सीधा सीधा 5 नंबर में 9th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है। एक दृश्य संचार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा ही जाता है, और एक 7C मॉडल आप देखते हो रोजगार कौशल, जो 7 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं। दृश्य संचार हेतु प्रयोग की जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों के बारे में आपसे पूछा है, कि इनको उदाहरण के साथ आप समझाएंगे, है ना। चित्र अगर आप बना सकते हैं तो सिंपल सा एक डायग्राम यहाँ बना देना इस तरीके से, ठीक है। इसमें 3 लाइट आप लगा देना, ठीक है। लिख देना कि ये वाला जो है ऊपर वाला लाल हो गया, ठीक है, ये जो है ये पीला हो गया, और ये जो है वो हरा हो गया। हरा जो है वो चलने के लिए होता है, पीला जो है तैयार रहने के लिए, और ये लाल जो है वो स्टॉप या रुकने के लिए। तो पहला ट्रैफिक सिग्नल हमने लिखा है कि लाल पीला जो है वो यातायात संकेत के लिए, है ना, इसको बनाया जाता है।
दृश्य संचार की लाइन में आप डेफिनेशन चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसा संचार जिसमें हम इमेजेस और प्रतिबिंबों का प्रयोग करते हैं, इसके माध्यम से संचार किया जाता है, ऐसे संचार को दृश्य संचार कहा जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं नो एंट्री की या नो पार्किंग की। ठीक है, तो नो एंट्री या नो पार्किंग में आप देखोगे इस तरीके से आप एक है ना बना देना और यहाँ से क्या कर देना, इसको एक सिंगल क्रॉस कर देना, है ना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप देखते हो ये नो पार्किंग वगैरह आपको देखने के लिए मिलता है। किसी स्थान विशेष पर प्रवेश निषेध करना या मनाही प्रवेश करने पर मना करना क्या कहलाता है, नो एंट्री कहलाता है। किसी स्थान पर प्रवेश निषेध जो है वो नो एंट्री कहलाता है। खतरे का संकेत जिसको हम बोलते हैं डेंजर साइन, है ना, तो आप देखते हो कुछ इस तरीके से बना होता है। तो ये भी आप एग्जाम के अंदर बना सकते हो, ऐसा कुछ, है ना, सिंपल जो होंगे वो आप बना सकते हो। ठीक है, सावधानी या जोखिम की सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं करंट वगैरह बहुत ज़्यादा है या कोई केमिकल फैक्ट्री है या कोई एनटीपीसी है या कोई बिजली घर है या कोई प्लांट है, तो वहाँ पर इस तरीके से ये बना होता है कि भाई यहाँ पर खतरा है, इस चीज़ को छूने ना, ठीक है, या हाथ ना लगाएं। अस्पताल का संकेत होता है जो दूर से समझ में आ जाता है, किस तरीके से प्लस का साइन बना होता है ना, और तीर का निशान लगा होगा या हॉस्पिटल या एच लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि आगे हॉस्पिटल है, ठीक है, या पेट्रोल पंप है, इस तरीके से चीज़ें बनी होती है। ठीक है, तो अस्पताल या चिकित्सा सुविधा का संकेत ये देता है। अस्पताल या चिकित्सा सुविधा का संकेत क्या होता है, इसके द्वारा दिया जाता है। ये संकेत बिना शब्दों के संदेश देने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब बिना बोले आप अपनी बात को क्या कर सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि स्मार्टफोन और टैबलेट में क्या अंतर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर देखा जाता है स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर। तो कोशिश करें आप इसको क्या हो, टेबल के फॉर्म में लिख रहे हो, जिससे हम इसके सारे डायमेंशंस को बहुत अच्छे से कवर कर पा रहे हो और हम पूरे नंबर यहाँ से ले पा रहे हो। तो पहला हम जो बना लेंगे वो आधार या बेस हम बना लेंगे। इसमें हम सबसे पहले आकार की बात करेंगे, स्क्रीन साइज की बात करेंगे, कॉल सुविधा की हम बात करेंगे, उपयोग की बात करेंगे और फिर हम पोर्टेबिलिटी की बात करेंगे। हमने 5 यहाँ पर क्या ले लिए, पैरामीटर ले लिए। इनके आधार पर हम क्या करेंगे, दोनों में कंपैरिजन यहाँ पर देख रहे होंगे। सबसे पहले हमारे पास स्मार्टफोन आता है, दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या आता है भाई, टैबलेट आता है। तो आप सबको पता है कि स्मार्टफोन क्या होता है, छोटा होता है और हाथ में आसानी से पकड़ा जा सकता है, आकार की बात कर ली। टैबलेट क्या होता है, बड़ा होता है और स्क्रीन इसकी कैसी होती है, चौड़ी होती है। स्क्रीन साइज की हम बात अगर कर लें तो स्क्रीन साइज जो होती है वो इसकी 5 से 7 इंच होती है स्मार्टफोन की ना, मैक्सिमम 5 और मिनिमम जो होती है 5 और मैक्सिमम कितनी होती है 7 इंच। टैबलेट की हम बात कर लें तो टैबलेट 7 से लेकर 12 या 14 इंच तक का हो सकता है। कॉल सुविधा की बात कर लें तो इसमें कॉल SMS की दोनों की सुविधा होती है, पर टैबलेट में बात करते हैं सामान्यतः कॉल सुविधा नहीं होती है या कुछ सीमित सुविधाएं इसके अंतर्गत होती है। कुछ ऐसे आजकल आने लगे हैं टैबलेट जिनमें आप सिम वगैरह को यूज कर सकते हैं, तो वहां आपको कॉलिंग फैसिलिटीज मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उपयोग की। तो कॉल, मैसेज, इंटरनेट, फोटो आदि इसमें सारी चीजें आप कर सकते हो। इसका उपयोग जो है जनरली हम देखते हैं तो पढ़ाई के लिए, गेम खेलने के लिए, वीडियो देखने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या कोई ऑफिशियल काम के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। पर स्मार्टफोन का उपयोग जो है वो फोन पे बात करने के लिए किया जाता है, मैसेज करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, इन चीजों के लिए उपयोग इसका किया जाता है। पोर्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं तो जेब में आसानी से इसको रखा जा सकता है, पर इसको बैग में ही रखना पड़ेगा। एक डायरी के साइज आप देखोगे या किताब के साइज के आकार का आपको ये देखने के लिए, एक छोटी जो डायरी होती है उस साइज के आकार का आपको देखने के लिए मिल रहा हो। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि स्मार्टफोन छोटा और संचार के लिए उपयुक्त होता है, जबकि टैबलेट जो है एक बड़ी स्क्रीन के साथ अध्ययन या मनोरंजन के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। तो ऐसा आप इसको लिख सकते हो, ये 5 नंबर के लिए सफिशिएंट आंसर होगा। अगला हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सफल उद्यमी की 5 विशेषताओं के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता आप बताएंगे कि आत्मविश्वास, अपने निर्णयों पर विश्वास रखना और चुनौतियों का सामना करना क्या होता है, एक गुण होता है। ठीक है, यह एक विशेषता होती है सफल उद्यमी की। जोखिम उठाने की क्षमता, नए कार्य में जोखिम लेने का साहस रखना। नेतृत्व क्षमता, टीम का मार्गदर्शन करना और उन्हें प्रेरित करना। नवाचार या इनोवेशन की बात करते हैं तो नए विचार और रचनात्मक सोच रखना शामिल होता है। परिश्रम और लगन, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगातार मेहनत करना इसमें शामिल होता है। इन गुणों के कारण ही उद्यमी जो है वो अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, एक सफल उद्यमी कहलाता है। तो ये 5 से 6 गुण आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये प्रेजेंटेशन क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषताएं क्या है। तो प्रेजेंटेशन की विशेषताएं आपसे पूछी गई। तो ध्यान देना कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर 2 आपके क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर तो क्या लिखा है, प्रेजेंटेशन क्या, मतलब इसका मतलब है कि मैं 2 लाइन में तो एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम बताना ही पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। फिर एक अच्छे प्रेजेंटेशन की क्या विशेषताएं हम ये अलग से बता रहा हूँ। तो ध्यान देना कि 5 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन में हम आपसे बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है 1 से 2 बार और ये समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब इसमें आप केवल 5 विशेषताएं लिख के जाएंगे तो आप देखोगे आपको 3 नंबर मिल रहा है या 3.5 नंबर मिल रहा है, पर हमें पूरे 5 नंबर चाहिए। तो हमें क्वेश्चन की थीम को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे होंगे तो हमें पूरे मार्किंग जो है वो मिल रही होगी। तो प्रेजेंटेशन क्या होता है हम बताएंगे। प्रेजेंटेशन किसी विशेष जो प्रेजेंटेशन है किसी विषय को स्लाइड्स के माध्यम से, चित्र है उसकी
प्रस्तुति है, पाठ है, एनिमेशन, इसकी सहायता से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका उपयोग हम देखते हैं विद्यालय, कार्यालय और सेमिनार वगैरह में किया जाता है, या लर्निंग में आप क्लासेस में देखते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है। जानकारी को समझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें आप आकर्षक तरीके से या अच्छे तरीके से, है ना, क्या कर सको, जानकारी को समझ सको या जानकारी के साथ जुड़ सको। अच्छे प्रेजेंटेशन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? भाषा शैली ये जो होनी चाहिए वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। सामग्री आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड ना होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन इसलिए होता है कि हम चीजें सामने वाले को आसानी से समझा पाएं। आकर्षक डिजाइन की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो उपयुक्त रंग, चित्र और फॉन्ट वगैरह जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। जैसे मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन ये बनाई है, स्लाइड बनाई है, तो इसमें मैंने क्या किया भाई, एक या दो कलर का ही उपयोग किया। अब हम इसमें आप देखते हो कि येलो कलर से मैं सारी चीजें लिख देता तो आपको चीजें समझ में नहीं आती, या व्हाइट कलर से लिख देता तो आपको चीजें समझ में नहीं। तो हमें क्या करना है, उसमें इस तरीके से यूज करना है रंग वगैरह का, चित्र का या फॉन्ट का, कि जिससे सामने वाले व्यक्ति को चीजें समझ में आ रही हो या वो ठीक दिख रही हो, है ना, अजीब सी ना लग रही हो। संक्षिप्त जानकारी, स्लाइड में केवल मुख्य बिंदु या मेन पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि मैंने इसमें पूरी किताब उठा के क्या कर देता, रख देता कि भैया पढ़ लो, तो किताब से तो आप ऐसे भी पढ़ लोगे। तो यहाँ पर क्या होता है, चीजें टू द पॉइंट बताई जाती है, बिल्कुल शॉर्ट में बताई जाती है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो, है ना। सही क्रम, विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण होता। अब मैंने पेपर स्टार्ट किया तो पेपर में पहले मैंने इंस्ट्रक्शन बताया, फिर पेपर बताया, फिर ऑब्जेक्टिव बताया, फिर क्वेश्चन सीक्वेंस के साथ बताया। ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के बता दिया। तो प्रस्तुतिकरण जो है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब मैं बोर्ड पे अगर आपको चीजें मार्कर से या पेन से लिखकर बताता तो मैं इतना बड़ा पेपर वहां पे सॉल्व नहीं करवा पाता, या मुझे एक एक स्लाइड या एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता और 20 बार मुझे क्या करना पड़ता, 20 क्वेश्चन के लिए बोर्ड को इरेज करना पड़ता। तो आप भी परेशान हो जाते या आप भी चीजों को ठीक तरीके से नहीं समझ पाते। तो यही फायदा होता है इसका प्रेजेंटेशन का। उचित एनिमेशन, आवश्यकता के अनुसार सीमित और प्रभावी एनिमेशन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन विशेषताओं से जो है वो प्रेजेंटेशन क्या बन जाता है, प्रभावी और आकर्षक बन जाता है। तो ये अब सफिशिएंट होगा 3-5 नंबर के लिए, आप इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो नई स्प्रेडशीट को ओपन करने के चरण आपसे पूछे गए। आपसे कहेंगे भाई एक न्यू स्प्रेडशीट आपको क्या करना है, ओपन करना है। तो आप बताइए कैसे होगी। तो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा समझ लेना। यहाँ पर जो है वो इम्प्रेस नहीं होगा, ये क्या होगा भाई, अपने पास कैल्क होगा, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में नई स्प्रेडशीट को खोलने के क्या है चरण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे, फिर हम मेन्यू बार में जा रहे होंगे या फाइल विकल्प पर हम जा रहे होंगे, है ना। इसको हमने ओपन किया, इसके बाद हम किस पर चले जाएंगे, कैल्क वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। इसके बाद हम फाइल, है ना, के विकल्प पर जाएंगे, वहां पर हम किस पर जाएंगे, न्यू पर चले जाएंगे, ठीक है। दिखाई देने वाले विकल्पों में से हम किस पर चले जाएंगे, स्प्रेडशीट पर हम क्लिक कर रहे होंगे। अब आपके सामने क्या हो जाएगा, स्प्रेडशीट की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप कार्य करना क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। इन चरणों का हम पालन करके आसानी से क्या कर सकते हैं कि नई स्प्रेडशीट को बना सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल से पॉइंट्स हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पर क्या होगा, ये कैल्क लिखा होगा, ठीक है। इसको मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। चलो आगे हम चले जाएं तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो कि आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज कर सकते हैं या कर सकेंगे। तो सबसे पहली बात आ जाती है इसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है या बनाना। तो लिब्रे ऑफिस आपको ओपन करना है, फाइल मेन्यू में जाना है, ठीक है। उसके बाद न्यू पर जाना है, फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाना है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है तो नई खाली विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसको कोई भी डॉक्यूमेंट बना के उसको रख सकते हैं। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट हमारा बन गया, उसमें हमने टेक्स्ट अपना टाइप कर लिया। अब हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं। तो अब आपको फाइल मेन्यू पर जाना पड़ेगा, सेव या सेव एज विकल्प दोनों में से किसी को भी आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, सेव या सेव एज। अच्छा, इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए, सेव करने और सेव एज में क्या अंतर। मान लीजिए आप पहली बार कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको सेव एज करोगे। सेव एज करोगे, आपसे नाम मांगेगा, आपने उसमें क्या किया, नाम डाला अपना और उसको सेव कर दिया। अब मान लीजिए उस डॉक्यूमेंट में आप कुछ एडिट करना चाह रहे हो, तो आपने सेम डॉक्यूमेंट खोला, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट में आपने कुछ एडिट किया, अब आपको केवल क्या दबाना है, सेव बटन को प्रेस करना है। आपका डॉक्यूमेंट उसी नाम पर या उसी जगह पर क्या हो जाएगा, उसी लोकेशन पर सेव हो जाएगा। फाइल का नाम लिखें, स्थान या लोकेशन चुने और उसको क्या करते हैं, सेव पर हम क्लिक कर दें, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट को क्लोज करना। तो फाइल मेन्यू पर हम जाते हैं, क्लोज विकल्प पर हम जाते हैं, या विंडो के ऊपर आप देखते हो तो जो ये विंडो होती है, इस विंडो में ऊपर भी आप देखते हो कॉर्नर में यहाँ पर क्लोज बटन या एक क्रॉस लगा होता है, इस पर भी क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से डॉक्यूमेंट को बना सकते हो, सेव कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो या बंद कर सकते हो। चलिए
आगे हम बढ़ जाते हैं, तो आगे हमसे क्वेश्चन नंबर 16। अब ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक जो भी सारे क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये 7 नंबर के क्वेश्चन है। अक्सर बच्चों का या स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर एग्जाम में जो 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ये हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लास्ट में आते हैं तो हम उतना नहीं लिख पाते हैं, ये छूट जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं, तो इससे आपका काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो मैंने जो सीरीज बनाई थी है ना एग्जाम वाली, आप उसको जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, जिसमें सारी एक एक चीज़ें बताई हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आंसर रेटिंग कैसे करनी है, एग्जाम में किस अप्रोच के साथ आपको लिखना है, किस माइंडसेट के साथ आपको लिखना है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, हेल्पफुल होंगी। हालांकि सीरीज जो है वो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बनाई गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं है कि बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे ही उसको देखें, 9th से 12th तक सारे ही बच्चे उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपको भी लिखना है जैसे 10th 12th के बच्चे लिखते हैं। माउस क्या होता है, माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में बताएं। ध्यान देना, यहाँ पर पहले माउस को बताना पड़ेगा माउस क्या होता है, क्योंकि पूछा हुआ है सब। कभी भी आप देखोगे 7th मार्क के क्वेश्चन में अगर 2 सेक्शन बन रहे हैं क्वेश्चन के, तो आपको 2 सेक्शन ही बनाने पड़ेंगे, है ना। मान लीजिए आप माउस क्या होता है इस पर 2 नंबर होंगे, तो इन चीज़ों पर 5 नंबर होंगे, है ना, आगे वाले पार्ट पर 5 नंबर होंगे। तो अगर आप ये वाला पार्ट स्किप कर दोगे तो आप देखोगे आपको केवल मार्किंग जो होगी वो 5 नंबर ही, ये 4 नंबर ही आपको मिल रहे होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। माउस क्या होता है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है या पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करने और विभिन्न कार्य करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम फाइल को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं, चयन कर सकते हैं तथा क्या कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। माउस की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं आपको पता है, इस तरीके से माउस आपको देखने के लिए मिल रहा है इसमें, है ना। एक लेफ्ट बटन होती है या राइट बटन होती है, इसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं, ठीक है, और ये इसका वायर लगा होता है, ठीक है। माउस की भी अलग अलग प्रकार के माउस होते हैं, वायर्ड वाला माउस होता है, वायरलेस माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, ठीक है ना। तो ये भी आप देखेंगे। माउस की विभिन्न क्रियाएं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉइंटिंग। माउस को जब हम मूव करते हैं तो कर्सर जो है वो किसी भी आइकॉन या वस्तु पर हम ले जा सकते हैं, इसको पॉइंटिंग करना कहते हैं। फिर आता है क्लिकिंग या क्लिक, तो बाएं बटन को एक बार दबाना क्या कहलाता है, क्लिक करना कहलाता है। इससे किसी भी फाइल या विकल्प को हम सेलेक्ट कर सकते हैं या चुन सकते हैं। फिर आ जाता है डबल क्लिक। अपने भी डबल क्लिक स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन था, वहां आपसे पूछा गया था डबल क्लिक और राइट क्लिक क्या होता है। तो डबल क्लिक हम देखेंगे कि बाएं बटन को 2 बार तेजी से दबाना क्या कहलाता है, डबल क्लिक कहलाता है। इससे फाइल या प्रोग्राम क्या होते हैं भाई, ओपन हो जाते हैं। फिर आ जाती है राइट क्लिक की बात, तो दाएं बटन को या राइट साइड के बटन को एक बार दबाना क्या कहलाता है, राइट क्लिक कहलाता है। इससे कुछ मेन्यूज खुल जाते हैं, कुछ विकल्प खुल जाते हैं, उस ऑप्शन उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्या होते हैं, मेन्यू आपके सामने देखने के लिए आपको एक लिस्ट मिल जाती है। फिर आ जाती है ड्रैग की बात, तो बटन जो है लेफ्ट वाली उसको दबाकर माउस को खींचना या मूव करना, एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, ड्रैग करना कहलाता है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, किसी फाइल को या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़कर दूसरी जगह उसको ड्रॉप कर देना या छोड़ देना। यहाँ से उठाकर हमने किसी आइकॉन को यहाँ छोड़ दिया है, इसको ड्रॉप करना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। फिर आ जाती है भाई स्क्रॉल की बात, तो माउस के बीच वाले व्हील को घुमाना क्या कहलाता है, स्क्रॉल कहलाता है। इससे क्या होता है, मान लीजिए कोई पीडीएफ आप देख रहे हैं, तो स्क्रॉल से क्या होगा, वो पीडीएफ आपकी मूव करती चली जाएगी टॉप टू बॉटम, है ना, या ऊपर नीचे आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं, है ना, ऊपर नीचे करने के लिए किया जाता है। तो इन क्रियाओं की सहायता से हम कंप्यूटर पर आसानी से क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, जो आपसे पूछा गया है कि भाई जीपीएस क्या होता है ना। जीपीएस जो है इसका फुल फॉर्म आपसे पिछली बार पूछा गया था, इसको अपन बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जीपीएस जो है वो क्या होता है, एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली होती है जो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति या लोकेशन को बताती है। यह प्रणाली जो है वो अमेरिका के द्वारा क्या हो गई थी भाई, विकसित करी गई थी। इसका ये सिंबल होता है कुछ इस तरीके का। मोबाइल में हम वर्तमान में देखते हैं तो हम जीपीएस का बहुत यूज करते हैं लोकेशंस वगैरह में, या हम कहाँ यूज करते हैं भाई, मैप में यूज करते हैं। आप ध्यान देना, गूगल मैप कहाँ यूज करते हैं, गूगल मैप। तो क्वेश्चन आपसे पूछा कि जीपीएस क्या है, हमने बता दिया जीपीएस क्या है। अब क्या इसको विस्तार से समझाओ, तो इसकी वर्किंग वगैरह हमें बतानी पड़ेगी, जीपीएस कैसे काम करता है। ध्यान देना, पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह। अब ये कोई पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो रहा है, उपग्रह घूम रहे हैं ना, सैटेलाइट्स क्या हो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह या सैटेलाइट की सहायता से ये काम करता है। ये उपग्रह लगातार क्या करते हैं, संकेत या सिग्नल भेजते रहते हैं, जिससे क्या होता है, मोबाइल, कार या अन्य उपकरणों में लगा जीपीएस रिसीवर जो है इन संकेतों को क्या करता है, प्राप्त करता है और दूरी की गणना करके या कैलकुलेशन करके सही स्थान बता देता है कि आप इस जगह से इतने दूर हैं या इस जगह पर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको इन रास्तों से होकर जाना पड़ेगा। इस तरीके से ये काम करता है। उपयोग की बात कर लेते हैं या इसके यूज की बात कर लेते हैं कि इसका यूज क्या है। तो वर्तमान में आप देख रहे हो कि रास्ता वगैरह खोजने में या नेविगेशन में यूज होता है। गाड़ियों की ट्रैफिक की समस्या, मान लीजिए आप बड़े शहर में या मेट्रोपॉलिटन एरियाज में हैं तो वहाँ ट्रैफिक वगैरह भी ये दिखा देता है कि इस रास्ते से आप जाओगे तो यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। मोबाइल मैप्स में यूज किया जाता है, सेना और आपदा प्रबंधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जीपीएस एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो हमें सही दिशा और स्थान क्या करती है, की जानकारी प्रदान करती है।
सकती है। तो इस तरीके से आप टू द पॉइंट अपना आंसर लिख रहे होंगे तो काफी अच्छा आंसर आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात कर लेते हैं कि राइटर में फाइंड और रिप्लेस के बारे में बताएं। ध्यान रखना फाइंड और रिप्लेस, ठीक है, की बात हम कर रहे हैं। किस में बात कर रहे हैं भाई? राइटर में। तो राइटर में फाइंड और रिप्लेस सबसे पहले समझ लेते हैं अपन क्या होता है। तो फाइंड और रिप्लेस एक महत्वपूर्ण क्या होता है? फीचर या सुविधा होती है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट में किसी शब्द या वाक्य को खोजने और उसे दूसरे शब्द से बदलने के लिए किया जाता है ना। फाइंड मतलब क्या होता है भाई? ढूंढना हम कह सकते हैं या सर्च करना। और रिप्लेस मतलब क्या होता है? बदलना, ठीक है। यह सुविधा जो है वो समय बचाती है और बड़े दस्तावेजों में सुधार करना क्या हो जाता है? इससे आसान हो जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है तो हमें सारी चीजें बतानी पड़ेगी। सबसे पहले हम फाइंड बताएंगे। फाइंड विकल्प की सहायता से हम किसी विशेष शब्द या वाक्य या अक्षर को पूरे डॉक्यूमेंट में खोज सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के चरण कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले आपको मेन्यू बार में जाना है और वहां पर जाना है किस पर? एडिट पर क्लिक करना है। फाइंड या रिप्लेस या फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प को आपको चयन करना है। खोजने वाला शब्द क्या करना है? टाइप करना है जिसको आपको सर्च करना है और फाइंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो वो शब्द आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। उससे जुड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस विकल्प की सहायता से क्या होता है? खोजे गए शब्द को किसी अन्य शब्द से बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें एक स्पेलिंग आपने जो है वो 10-15 जगह आपने सारे डॉक्यूमेंट में गलत लिख दी, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि भैया ये शब्द मैंने कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उस शब्द को टाइप करके फाइंड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। और फिर हम उसकी जगह क्या लिखना है? रिप्लेस करना है तो हम उसकी सही स्पेलिंग लिख देंगे। तो आप देखोगे पूरे डॉक्यूमेंट पे 10-15 पेज या 20 पेज जितने का भी डॉक्यूमेंट है वो जहां जहां आपने वो गलत स्पेलिंग लिखी होगी क्या करेगा? सही स्पेलिंग को वहां सब जगह लिख देगा। तो इससे क्या हो जाएगा? आपके टाइम की भी बचत हो जाएगी और आप बहुत स्पीड से क्या कर पाएंगे? चीजों को बेहतर कर पा रहे हैं। इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो रिप्लेस करने के चरण क्या है? तो भैया एडिट में जाना है, उसके बाद फाइंड रिप्लेस पर हमें क्लिक करना है। फाइंड बॉक्स में पुराना शब्द हमें लिखना है और रिप्लेस वाले बॉक्स में नया शब्द जोड़ देना है जो आप अभी लिखना चाह रहे हो वर्तमान में। रिप्लेस या रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा? जहां जहां वो शब्द आपने उपयोग किया होगा वो सब जगह क्या कर देगा? उसको रिप्लेस कर देगा और चीजें क्या हो जाएंगी? आपकी सही हो जाएंगी। इस प्रकार हम फाइंड और रिप्लेस की सुविधा से दस्तावेज में जल्दी और आसानी से क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं? जल्दी से एडिट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 19, स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण आपसे क्या है यहां पर पूछे गए। आपके पास जो स्लाइड है उस स्लाइड में आपको क्या करना है? कोई इमेज या कोई पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट क्या करना है? उसमें ऐड करवाना। तो उसके लिए स्टेप बताना है। ऐसा क्वेश्चन आप 2025 में भी कर चुके हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो स्लाइड में चित्र या ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण। स्लाइड जो है भाई वो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस या हम पावर पॉइंट की बात करें मैं चित्र या ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जिस स्लाइड में आप चित्र जोड़ना चाह रहे हैं या ऐड करना चाह रहे हैं उस स्लाइड को आप सबसे पहले ओपन कर लें। फिर मेन्यू बार में आप कहाँ चले जाएं भाई? इंसर्ट विकल्प पर चले जाएं। इसके बाद इमेज पर या पिक्चर विकल्प को आप सेलेक्ट कर लें। फिर अपने कंप्यूटर से जो भी इमेज आपको चयन करना है या सेलेक्ट करना है उस इमेज पर आप क्लिक कर दें, ठीक है। ओपन पर या ओके पर आप क्लिक कर दें। चित्र जो है या पिक्चर है स्लाइड पर आपको दिखाई देगी। उसे आवश्यकता अनुसार खींचकर आप ड्रैग कर सकते हैं और जहां उसको चाहें वहां ऐड कर सकते हैं। कोनों से पकड़कर चित्र का आकार भी हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं या रिसाइज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम बात कर लें कोई शेप है, चार्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, कुछ भी आपको जोड़ना है तो इंसर्ट मेन्यू पर आपको क्लिक करना है। आवश्यक विकल्प चुनना है जैसे कि शेप है, चार्ट है, टेक्स्ट बॉक्स आदि। स्लाइड पर माउस से आपको ड्रैग करना है और ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है? बनाना है। आवश्यकता के अनुसार रंग, आकार और डिजाइन आपको बदलना है। इन चरणों के द्वारा आप स्लाइड को अधिक आकर्षक और प्रभावी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला को कैसे प्रयोग करते हैं आपसे 7 मार्क्स के अंतर्गत पूछा गया है, ठीक। यूनिट नंबर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला का यूज हम कैसे करते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला का उपयोग करना कैलकुलेशन करने के लिए इसका जनरली उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं या अन्य गणितीय ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं? कार्यों को आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। नंबर्स में तुलना करना हो, मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो, बहुत सारी चीजें, परसेंटेज निकालना हो, जो भी कैलकुलेशन रिलेटेड कार्य है वो आप फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हो? कर सकते हो। तो ऊपर देखते हो आप जो फॉर्मूला बार होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो या सेल के अंदर भी हम इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है कि फॉर्मूला क्या है।
फॉर्मूला एक गणितीय अभिक्रिया है जो हमेशा क्या करता है, इक्वल साइन से क्या होता है, स्टार्ट। इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि फॉर्मूला एक्सेल में या स्प्रेडशीट में किससे स्टार्ट होता है, तो आप बताएंगे किससे स्टार्ट होता है, इक्वल से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है, इक्वल साइन से शुरू होता है या स्टार्ट होता है। फॉर्मूले का प्रयोग करने के कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क है आपको उसको ओपन करना पड़ेगा। जिस भी सेल में आपको परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वहां पर आप क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसमें क्या लिखते हैं आप, सबसे पहले इक्वल लिखते हैं। मान लीजिए मुझे सेल जो है मेरे पास A1 है, इसमें मुझे क्या करना है, सेल B1 को ऐड करना है, इसमें मुझे क्या करना है, सेल B1 को ऐड करना है। तो जो सेल होगी उस सेल के अंदर मैं क्या करूंगा, इस तरीके से एक फॉर्मूला लगा दूंगा। इसके बाद मैं एंटर की दबाऊंगा तो मुझे इसी सेल में क्या मिल जाएगा, परिणाम या रिजल्ट सीधे सीधे देखने के लिए मिल रहा होगा। परिणाम जो होगा वो क्या होगा, उसी सेल में दिखाई देगा। सामान्य हम फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं, तो एडिशन के लिए आपको सिंपल ही पता है कि हम जैसे A1 लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली सेल में सेकंड सेल को जोड़ा हुआ, A1 प्लस A2 लिखा है। अब मुझे सब्सट्रैक्शन करना है तो मैं A1 माइनस A2 कर लूंगा। मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैं A1, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार बोलते हैं ना, या एस्ट्रिक बोलते हैं, तो A1 स्टार A2 है ना। मल्टीप्लीकेशन जनरली हम क्या करते हैं, स्टार साइन का यूज करते हैं। डिवीजन की हम बात करते हैं तो हम डिवीजन के लिए क्या कर रहे होंगे, इस तरीके से स्लैश लगा रहे होंगे, तो A1 स्लैश A2 लिखा होगा। योग करना है हमें या सम करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं सम A1, ठीक है, कॉलन क्या हो जाएगा आपका A5। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं नंबर्स का, ठीक। आगे बात कर लेते हैं फॉर्मूले की विशेषताएं भी आप लिख सकते हो चाहो तो, कि ये समय बचाता है, गणना में त्रुटि या एरर की संभावना क्या होती है, कम होती है। तो इस प्रकार क्या होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले का उपयोग करके हम तेजी और सटीकता से क्या कर सकते हैं, गणना को कर सकते हैं या इसको पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो आज हमारा जो 2024 का पेपर है वो हमने कंप्लीट किया है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप टेलीग्राम पर भी क्या कर सकते हो, मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हो। दूसरी बात मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताई थी सबसे पहले, कि इस पीडीएफ के लिए आप परेशान होते हो तो पीडीएफ जो है वो आपको सीधे सीधे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से सीधे जाओगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर क्या होना पड़ेगा, ऐड होना पड़ेगा या इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या आप यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाओगे तो वहां भी आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप की चैनल की जो है वो लिंक मिल जाएगी, उस पर सीधे क्लिक करके आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। और वहां से आपको सारी जानकारी और सारी चीजें, जो मटेरियल वगैरह है वो इजीली आपको मिल रहा होगा। अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए पेपर के साथ। अभी हमने क्या किया भाई, 2025 का पेपर कंप्लीट कर लिया पूरा, और आज हमने क्या कर लिया, 2024 का पेपर कंप्लीट किया। अगला हम क्या कर रहे होंगे, 2023 के पेपर के साथ हम मिल रहे होंगे। अगला हमारा जो होगा वो हम 2023 का पेपर कंप्लीट कर रहे होंगे।